नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी से 5-6 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम का जल्द ऐलान होगा। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष के बीच नई टीम को लेकर दिल्ली में चर्चा हो चुकी है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से चेहरे कई होंगे। भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ भी जेपी नड्डा की बैठक हो चुकी है। राष्ट्रीय टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन रखा जाएगा। राष्ट्रीय टीम में अभी यूपी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार सिंह, मंत्री के तौर पर विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल शामिल हैं। किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है। नई टीम में योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम संभव है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय टीम में यूपी से कौन कौन हो सकता है, क्योंकि नई टीम में माना जा रहा है कि 5 से 6 नए चेहरे यूपी से शामिल किए जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ये राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, इन्हें भी राष्ट्रीय टीम में लिया जा सकता है। सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री रहे हैं, इनका भी नंबर राष्ट्रीय टीम में आ सकता है। महेंद्र सिंह राज्यसभा सांसद, वो भी राष्ट्रीय टीम में जा सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी राज्यसभा सांसद जो है उनको राष्ट्रीय टीम में लिया जा सकता है। पिछड़े और दलित वर्ग के सांसदों को भी जिम्मेदारी संभव है। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें राष्ट्रीय टीम में मौका मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश जिस तरीके से सियासी लिहाज से महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत बड़ी रहती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से ये नाम हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं उनको भी इसमें लिया जा सकता है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। विवेक, ये जो टीम बनेगी ये 2024 को साधने के साथ साथ जो अभी नाम संभावित आ रहे हैं, क्या ऐसी भी है कि जो बड़ी भूमिकाओं में थे अब किसी भूमिका में नहीं है, तो क्षेत्रीय संतुलन भी बने और जो नाराजगी वाला संतुलन होता है वो भी बन जाए, क्योंकि हैं ये सारे बड़े चेहरे, भले ही पद पे नहीं है। अवधेश, आपका कहना बिल्कुल सही है। बड़े चेहरे हैं और खासकर संगठन से जुड़े चेहरे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए इन्होंने बहुत ज़मीनी स्तर पर काम किया है। चाहे डिप्टी सीएम रहे शर्मा जी की बात करें हम, दिनेश शर्मा जी की, या फिर श्रीकांत शर्मा जो मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, या फिर लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जी, तीनों बड़े नाम हैं। इसके अलावा भी और भी जातीय समीकरण को देखते हुए, तमाम समीकरण को देखते हुए 5 से 6 नामों की सूचना चल रही है कि 5 से 6 नाम भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय संगठन है उसमें शामिल हो सकता है। अभी वर्तमान में कई हैं, लेकिन ये जो नाम अब आए हैं, यानी पहले के जो नाम देखेंगे हम, उसमें रेखा वर्मा नाम था, वो सब बहुत ऐसे चर्चित नाम नहीं थे। हाँ, संगठन के लिए जरूरी थे, मजबूत थे वो नाम, और संगठन के लिए काम करने वाले लोगों के नाम थे। ऐसा कोई चर्चित चेहरा नहीं था कि बहुत चर्चित मंत्री हो या विधायक हो, लेकिन इन लोगों ने संगठन के लिए ज़मीनी स्तर पर काम किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। अब जो नए चेहरे बनेंगे, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो नई टीम का गठन कर रहे हैं और उस टीम में यूपी महत्वपूर्ण है। चूँकि यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 80 सीटें हैं, लोकसभा चुनाव है, उसी के मद्देनज़र सारी टीम का गठन हो रहा है। 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। ऐसे में ये नए नाम जो सामने आ रहे हैं, उसमें लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जी का नाम, श्रीकांत शर्मा का नाम, दिनेश शर्मा का नाम, ये सब यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े हैं। पिछले कार्यकाल में, यानी योगी की सरकार जब बनी थी 2017 में, पहली बार जब सरकार का गठन हुआ था, तब इन लोगों को रखा गया था। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा जी, लेकिन अब उसके बाद से योगी 2.0 में इन लोगों को हटाकर किनारे कर दिया गया। ये कहा जाता है कि संगठन में काम करने के लोग इच्छुक भी थे, क्योंकि शुरुआत से ही संगठन में काम किया है, संगठन की मजबूती के लिए काम किया है। तो अब एक बार फिर से इनको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी यूपी में संगठन को मजबूत करने के लिए। खासकर जो 14 हारी हुई लोकसभा सीटें हैं, 16 सीटें थी, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो संगठन के लिहाज से भी जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बड़ी लड़ाई 2024 में लड़नी है। विवेक, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। और खबर यह है कि यूपी भाजपा में जल्द बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कई बदलाव होंगे। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी भाजपा में बड़ा बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश भाजपा को जल्द नया प्रदेश प्रभारी मिलेगा और साथ ही पार्टी में सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का गठन होगा। कई जिलों के जिला अध्यक्ष तक बदले जाएंगे।
मोर्चों में भी बदलाव होगा, कई मोर्चा को नया अध्यक्ष मिलेगा। मिशन 80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरने की भाजपा तैयारी कर रही है, तो संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं यूपी भाजपा में भी। और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कई बदलाव होंगे। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी भाजपा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश भाजपा को जल्द ही नया प्रदेश प्रभारी भी मिल जाएगा। विवेक लगातार हमारे साथ बने हैं। विवेक, बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है और ये बदलाव बड़े महत्वपूर्ण होंगे और बदलाव के बाद मौका पाने वाले लोगों के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल अवधेश, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कमी नहीं रखना देना चाहती है। जो चुनावी तैयारियां हैं उसको लेकर कहीं से भी कोई चूक नहीं रखना चाहती है, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के तहत चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो या प्रदेश का संगठन हो, बड़े बदलाव। यूपी में जो प्रभारी हैं उनका नाम चर्चा में चल रहा है कि उनको हटाकर किसी दूसरे प्रभारी को, जो बंसल हैं इसके पहले रहे, उनको वापस लाने की भी तैयारी। ऐसे सूत्रों का कहना है कि बंसल वापस आ सकते हैं और अगर वो आएंगे तो उनका रणनीतिक कौशल, जो चुनावी कौशल है, संगठन को मजबूत करने के साथ ही लोकसभा सीटें हो या विधानसभा सीटें हो या निकाय सीटें हो, उसमें जो उनके फार्मूले थे उसी फार्मूले पर लगातार बीजेपी काम कर रही है। उन्होंने जिस तरह से 2017 के पहले संगठन को मजबूती दी थी, उसका परिणाम आया था कि लगातार सरकार यहाँ पर भाजपा की बन रही है। अब उनको जिम्मेदारी दूसरी दी गई, लेकिन उनके वापस आने की भी संभावना है। ये नाम चर्चा में है, कई और नाम भी चर्चा में है, उनको भी लाया जा सकता है। संगठन को मजबूत बनाने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर एक भी सीट हारने का रिस्क बीजेपी नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत सारे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर मोर्चों का गठन हो रहा है। एक बड़ा गठबंधन आकार लेने के लिए बढ़ रहा है आगे। 23 को इसकी बैठक भी है, बड़े जो विपक्षी दल हैं सब मिलकर बैठक करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों से जूझने के लिए अपने राष्ट्रीय और प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के संगठन को मजबूत बनाने में जुट गई है। इसी जो कड़ी है, इसी कड़ी में तमाम नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं प्रदेश के संगठन में, और कई क्षेत्रीय जो प्रभारी हैं उनमें भी बदलाव हो सकता है। हालांकि अगर लखनऊ मंडल का देखें, अवध मंडल जो कहा जाता है सबसे मजबूत भाजपा का गढ़ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो सकते हैं, बुंदेलखंड में हो सकते हैं, पूर्वांचल में कई परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की जंग बहुत महत्वपूर्ण है और सारा जो दारोमदार है भारतीय जनता पार्टी का फोकस है पूर्वांचल पर ही है, क्योंकि वहां पर तमाम जो दल हैं वो सक्रिय हैं, चाहे वो सुभाषपा हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर उनका अपना एक ब्रजभूषण शरण सिंह का जो एंगल चल रहा है आजकल, उनको लेकर भी तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं कि वो 5 से 6 सीटों पर पूर्वांचल की प्रभाव रखते हैं और ऐसे में उनको भी मनाना, संतुष्ट रखना या अपने साथ रखना। बिल्कुल, तो हर रणनीति पर काम हो रहा है और देखने वाली बात होगी कि ये रणनीतियां किस तरीके से जमीन पर उतरती हैं और कितना फायदा मिल पाता है। बहुत धन्यवाद विवेक, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट देने के लिए। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत लगातार टिफिन बैठक चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अब तक पश्चिम और गोरखपुर क्षेत्र में टिफिन बैठक कर चुके हैं। आज लखनऊ में टिफिन बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के विधायक भी टिफिन बैठक में शामिल होंगे। इस बार बीजेपी ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस टिफिन बैठक को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। हाल ही में अखिलेश यादव ने इस टिफिन बैठक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। तो बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत लगातार टिफिन बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अब तक पश्चिम और गोरखपुर क्षेत्र में टिफिन बैठक कर चुके हैं। वो आज लखनऊ में टिफिन बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के विधायक भी टिफिन बैठक में शामिल होंगे। इस बार बीजेपी ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस टिफिन बैठक को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है और हाल ही में अखिलेश यादव ने कई बार इस टिफिन बैठक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर लखनऊ से है। लोकसभा चुनाव में जुटी आम आदमी पार्टी 10,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी और दिल्ली पंजाब सरकार के काम को यूपी के घर घर तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पार्टी के वीडियो, पोस्टर और सरकार के काम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर चुनावी जंग के लिए रणनीति बनाई है और सोशल मीडिया की नई टीम विपुन कुमार पाठक को प्रदेश सोशल मीडिया का प्रभारी बनाया गया है। विकास तिवारी को सह सोशल मीडिया इंचार्ज की जिम्मेदारी
दी गई है, तो पंजाब और दिल्ली के कामों को यूपी के घर घर तक पहुंचाने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और इसीलिए आम आदमी पार्टी 10,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी। दिल्ली और पंजाब सरकार के काम को यूपी के घर घर तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पार्टी के वीडियो, पोस्टर और सरकार के काम के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर चुनावी जंग के लिए ये सोशल मीडिया टीम बनाई है। इसमें विपिन कुमार पाठक को प्रदेश सोशल मीडिया का प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रतापगढ़ और देवरिया को आज नितिन गडकरी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देवरिया में 2060 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास होगा। देवरिया में कई सड़कों का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। प्रतापगढ़ में 5,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की शुरुआत होगी और दोनों ही जगहों पर नितिन गडकरी की जनसभा भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन जनसभाओं में मौजूद रहेंगे। तो प्रतापगढ़ और देवरिया को सौगात देंगे नितिन गडकरी। देवरिया में 2060 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास होगा। देवरिया में कई सड़कों का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। प्रतापगढ़ में 5,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की शुरुआत होगी और दोनों ही जगहों पर सीएम योगी साथ रहेंगे, जनसभा भी करेंगे। तो महासंपर्क अभियान के तहत मंत्रियों का देश भर में जाने का क्रम चल रहा है। इस सबके बीच आज प्रतापगढ़ और देवरिया के लिए बड़ा दिन है। देवरिया को 2060 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का तोहफा मिलेगा। देवरिया की कई सड़कों का शिलान्यास भी नितिन गडकरी करेंगे। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो 5,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की शुरुआत होगी। दोनों ही जगहों पर नितिन गडकरी की जनसभा होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन जनसभाओं में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में मनोज तिवारी ने केजरीवाल और विपक्ष पर निशाना साधा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल दुनिया के सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति हैं जो चुनकर आए हैं। केजरीवाल मुलायम सिंह यादव को जेल में डालना चाहते थे, लालू शरद पवार को जेल में डालना चाहते थे, लेकिन अब चरणों में जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर कहा कि वर्षा जब कृषि सुखा ले। सांसद मनोज तिवारी जी आज मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, बॉटेनिकल गार्डन पहुंचे हैं। सर, आप यहां पर आए हैं, क्या माहौल लग रहा है? लखनऊ क्लस्टर के प्रभारी भी हैं। देखिए, माहौल तो लोगों के दिलों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत अच्छा भाव है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जब हमने जो सेवा किया अपने मालिकों को बताएं। हम सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा भाव में है और सेवक को अपने मालिक को हिसाब देना चाहिए। तो मालिक लोग हिसाब ले भी रहे हैं और बहुत अच्छा है। लोगों को ये अच्छी तरह पता है कि इस 9 साल में जो हुआ है वो ऐतिहासिक प्रोग्रेस है। बड़ा अच्छा भाव है लोगों का। हम कुछ कहना चाहें इससे पहले लोग ही हमें कहने लगे। देखिए, पीछे एक आदमी मिले और वो भाई साहब ने बोला कि वो करीब 70-75 साल के थे। हर साल हर हाल में मोदी आना चाहिए, तभी देश का भविष्य है। ये अब सच्चाई है। तो ये भी सौभाग्य है कि जितने लोग हैं ना, अगर किसी को बीजेपी के तरफ से कुछ कहने का, कुछ बताने का सेवा मिल रहा है, ये भी बड़ी भाग्य है। इनका मिलना ही बता रहा है कि इस देश में अब भ्रष्टाचारियों की और भ्रष्टाचारी सोच के लोगों की कोई जगह नहीं। इन विपक्ष के जो लोग हैं सबको मौका मिला और सबने ऐसा मारा है पब्लिक को कि वो एक लाइन आती है ना, का बरसा जब कृषि सुखाने, जब खेतवे सुखा गिल बटे तो ये लोग के कुछ। देश का दावा है कि 80 में 80 सीटें। अब देखिए, इससे बड़ा कॉमेडी क्या हो सकता है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। पीलीभीत से बड़ी खबर है। नहर में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से हड़कंप मच गया। एसएसबी, पीएसी और गोताखोर युवकों की तलाश में जुटे हैं। देर शाम से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों नहीं मिले। सिंचाई विभाग के अफसरों के आदेश पर डैम से छोड़े जाने वाले पानी को बंद करवाया गया है और 3 फाटक को बंद कर दिया गया। दोनों दोस्त डी फार्मा के छात्र हैं। पूरनपुर तहसील स्थित खारजा नहर पर बने डैम के पास दोनों डूब गए। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। लगातार उनको तलाशने की कोशिशें जारी है।
तो पीलीभीत में ये हादसा हुआ है। 2 दोस्त डूब गए, ये नहाने के लिए गए थे और अब उन्हें तलाशने की कोशिश चल रही है। शामली में किसान नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं, विपक्ष खुद डूबेगा और साथ में हमें भी ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां आंदोलन करना नहीं चाहती, ये हमें बर्बाद कर देंगी। हमारे आंदोलन बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान में सब जगह चले। हम किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं, जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो राकेश टिकैत विपक्ष पर बरसे हैं। उन्होंने कहा विपक्ष खुद डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। 2 महीने तक वे पहलवान बैठे रहे वहां पे। उन महिलाओं ने, उन बच्चों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। सुप्रीम कोर्ट के कहने से रिपोर्ट दर्ज हुई और उसकी गिरफ्तारी न हुई। 500 जैसी धाराएं लगी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एक अन्याय है, कानून का सरासर धज्जियां उड़ी गई है। उन्होंने भी हमको, जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने भी बर्बाद करने का काम किया है। कोई आंदोलन में नहीं कर रहे। अकेले किसान आंदोलन करें, उन्हीं के पास में जाकर बैठे। आंदोलन करना चाहिए अगर विपक्ष में है, या तो सत्ता में बैठो। अगर विपक्ष में है तो वे आंदोलन करो, लाठियां खाओ, जेल में जाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आज बाबा विश्वनाथ के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि कल सीएम योगी वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने टिफिन बैठक के साथ G20 की डेलीगेशन की टीम के साथ डिनर किया था। तो देखिए, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कॉरिडोर की और दूसरी तस्वीर है गर्भगृह की, जहां पर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजन किया। कल रात को उनका G20 का जो डेलीगेशन, उनके साथ डिनर भी था और आज भी मुख्यमंत्री वाराणसी में है। आज दौरे का उनका दूसरा दिन है। बड़ी खबर लखनऊ से है। 2024 के लिए प्रत्याशियों की तलाश में बसपा है। मायावती ने प्रत्याशियों के पैनल बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी मंडलों में मजबूत प्रत्याशियों का पैनल बनाने के निर्देश मायावती ने दिए हैं। हर मंडल से 4 से 5 काबिल प्रत्याशियों का पैनल बनेगा। जिला और मंडल कमेटी प्रत्याशियों का पैनल बनाएगी और प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम निर्णय होगा बसपा सुप्रीमो मायावती का। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बसपा भी जोर शोर से डटी हुई है और 2024 चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश के लिए मायावती ने प्रत्याशियों के पैनल बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी मंडलों में मजबूत प्रत्याशियों का पैनल बनाने का निर्देश है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, लगातार बीएसपी कोशिश कर रही है कि जमीन मजबूत की जाए। निकाय चुनाव में भी बीएसपी ने जोर लगाया था, परिणाम भले ही विपरीत रहे, लेकिन 2024 की तैयारी में भी कोई कोर कसर बीएसपी छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल अवधेश, आपने पहले देखा होगा कि जो पिछला चुनाव था समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मायावती ने लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी, तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसके तहत अगस्त तक लोकसभा से लेकर बूथ स्तर तक कमेटियों का नए सिरे से गठन कर दिया जाएगा और उसके बाद कैडर कैंप लगाने की तैयारी है। इस कैडर कैंप में ही डिसाइड होगा कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, किस किस तरह से लड़ेंगे, कैसे बूथ कमेटियों को, सेक्टर कमेटियों को मजबूत बनाना है। मंडल और जिले की कमेटी बनाने के लिए उन्होंने कहा है, सभी कोऑर्डिनेटर को लगाया गया है और यही कमेटी प्रत्याशियों का नाम तय करेगी। यानी जो 4 से 5 प्रत्याशी हर मंडल में तय किए जाएंगे, जो काबिल प्रत्याशी हैं, जो बसपा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से काम कर रहे हैं, जिनका जो आधार है जनता के बीच में, उन लोगों का नाम दिया जाएगा। 4 से 5 नामों का एक पैनल बनेगा और उस पैनल को बहन जी के पास यानी मायावती के पास भेजा जाएगा। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम निर्णय बसपा प्रमुख मायावती का होगा, लेकिन ये तय है कि जो हार लगातार बसपा की थी, चल रही है। विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरे जोशो खरोश से जुट गई है। संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही तमाम जो कवायद है पार्टी को मजबूत करने के लिए, जमीनी स्तर पर अभियान चलाने के लिए, चाहे वो गांव-गांव जाने का अभियान हो, चाहे लोगों से संपर्क का अभियान हो, बसपा के जो ट्रेडर के लोग हैं और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर्स हैं, मायावती ने सबको निर्देशित कर दिया है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जोड़ें और खास तौर पर युवाओं को जोड़ने पर फोकस है। मायावती ने पिछली बैठक में भी कहा था कि 50%
युवाओं को जोड़ा जाए और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए पार्टी में। तो ये मायावती का जो नया एक प्लान आया है युवाओं को जोड़ने का, बिल्कुल ये नया महिलाओं को प्लान आया जोड़ने है, का, नए ग्रामीण प्लान पे क्षेत्रों काम में। हो रहा है और देखने वाली बात होगी कि कामयाबी कितनी इस प्लान से रहती है। धन्यवाद विवेक आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।